अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैसल खान हूं और आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की फिजिक्स के पहले चैप्टर के अंदर लेंथ को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट किए हुए हैं। हमने पिछले लेक्चर में वर्नियर कैलिपर्स को स्टडी किया था जिसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब यह है कि 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से। इस लेक्चर के अंदर हम उस इंस्ट्रूमेंट को देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि एक जो मिलीमीटर होता है उसके अगर हम 100 हिस्से करें तो उनमें से जो एक हिस्सा है हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेज या फिर बहुत छोटी छोटी जो लेंथ्स होती हैं उनको ये मेजर कर सकती है, इसलिए इसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, ये माइक्रोमीटर होती है। तो ये स्क्रू गेज है हमारे पास, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ्स। ये बहुत छोटी छोटी जो लेंथ्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, सच एज डायमीटर ऑफ ए वायर। जिस तरह से एक वायर का डायमीटर है, डायमीटर का देखें क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है वायर, ये आपके पास एक वायर है इस तरह से। अगर आप इस वायर को सेंटर से काट लें तो जब काटेंगे और इसको आप यहाँ से देखेंगे तो आपको इस तरह से एक सर्कल की शेप में कुछ शेप मिलेगी। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह से मिलेगा। अब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसको आप इस्तेमाल करेंगे। और थिकनेस ऑफ ए मेटल शीट, या फिर हमारे पास अगर मेटल की कोई शीट हो, ठीक है, उसकी अगर आपने थिकनेस फाइंड करनी हो तो उसके लिए भी आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ 2 स्केल्स। ये जो आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसकी 2 स्केल्स होती हैं। जिस तरह से आपके पास वर्नियर कैलिपर था उसकी 2 स्केल थी, एक उसकी स्केल थी मेन स्केल, एक उसकी स्केल थी वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल थी वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करती थी। यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रू गेज है इसकी भी 2 स्केल्स हैं। पहली को आप मेन स्केल कहते हैं, दूसरी को आप कहते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, जो इसकी सर्कुलर स्केल है उसको आप सर्कुलर स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर जो है वो मूव करती है। ठीक है, जो इसकी मेन स्केल है उसके ऊपर ये रोटेट करती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे आपको सही नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन के अंदर ये जो आपको डिवीजन नजर आ रही है सर्कुलर स्केल की डिवीजन है, और सर्कुलर स्केल को आप इस डायरेक्शन के अंदर घुमाते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्कल के अंदर मूव करती है तो इसको आप कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये जो आपके पास स्केल है इसको आप कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, इसकी 2 स्केल्स होती हैं। तो पहले हम इसकी जो डायग्राम है उसको समझ लेते हैं, इसके पार्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हमने इससे मेजरमेंट्स कैसे लेनी है और इसका लीस्ट काउंट क्या होता है ये हमने उसके बाद देखना है। ठीक है, तो पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी मेजर्ड इज प्लेस्ड बिटवीन द एनविल एंड द स्पिंडल। जिस ऑब्जेक्ट को आपने मेजर करना होता है उसको आप एनविल और स्पिंडल के दरमियान रखते हैं। ठीक है, एनविल ये है आपके पास, ठीक है, ये पार्ट एनविल है और ये आपके पास स्पिंडल है। ठीक है, एनविल फिक्स होता है, जो स्पिंडल है ये मूव कर सकते हैं। जब आप इसको घुमाते हैं इस साइड के ऊपर सर्कुलर स्केल को तो आपका जो स्पिंडल है ये इधर पीछे को हटता है। जब पीछे को हट जाता है तो अपना ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद इसको आप वापस इधर घुमाते हैं, वापस इधर घुमा के आप इसको इधर टाइट कर देते हैं। जब ये पूरा टाइट हो जाता है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर कंप्लीटली प्लेस हो जाता है, फिट आ जाता है, तो उसके बाद आप यहाँ से रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग कैसे नोट करनी है फिर बाद में देखेंगे हम यहीं पे। तो ये इसके 2 पार्ट थे, एनविल और स्पिंडल। ऑब्जेक्ट को आपने इन दोनों के दरमियान रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये जो पार्ट है इसको आप कहते हैं स्लीव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास मेन स्केल है। उसके बाद आपके पास है थिम्बल। द थिम्बल इज टर्न्ड टू मूव द स्पिंडल। अब देखिए ये आपके पास है थिम्बल, इसको आप करते हैं टर्न। टर्न आपने इसको इधर करना है नीचे वाली साइड के ऊपर। जब आप इसको टर्न करते हैं तो जो स्पिंडल है आपका वो मूव होता है। ठीक है, ये स्पिंडल है। जब आप इसको नीचे को टर्न करेंगे तो स्पिंडल आपको इधर आएगा। जब आप इसको ऊपर टर्न करेंगे तो आपका स्पिंडल जो है ये वापस इधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे आपने क्यों मूव करवाना है, ये जब इसके मेजरमेंट्स देखेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि आपने इसको नीचे ही क्यों मूव करवाना है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम थी। उसके बाद पीछे इसके एक और भी पार्ट पड़ा हुआ है जो कि रैचेट है, यहाँ पे इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। द रैचेट प्रिवेंट्स ओवर टाइटनिंग बाई मेकिंग अ क्लिक साउंड व्हेन द माइक्रोमीटर इज रेडी टू बी रेड। जब आप रीडिंग ले सकते हैं या फिर आपका ये जो सेटअप है ये तैयार होता है कि आप इसकी रीडिंग ले सकें, तो उस वक्त ये जो आपके पास रैचेट है ये क्लिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो क्लिक की साउंड आती है यहाँ से ताकि आप इस स्क्रू गेज को ज़्यादा टाइट ना करें। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम थी इसकी। उसके बाद इसके दोनों स्केल्स हैं, मेन स्केल और इसकी सर्कुलर स्केल, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इट हैज़ 2 स्केल्स, इसकी 2 स्केल्स होती हैं। पहली आपके पास होती है मेन स्केल। द मेन स्केल ऑन द स्लीव, स्लीव के ऊपर होती है मेन स्केल विच हैज़ मार्किंग्स ऑफ 0.5 mm ईच।
तो यहाँ पे आपके पास जो मेन स्केल है इसके ऊपर जो दर्जा बंदी की हुई है वो है 0.5 mm, यानी कि आधे मिलीमीटर का डिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ठीक है जी, जितनी भी यहाँ पे देखें मेन स्केल के ऊपर डिवीजन है, ये उन्होंने देखे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उसकी उन्हें एक हमें रीडिंग दिखाई है। ठीक है, आगे स्पिंडल और एनवेल के दरमियान यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमें ये रीडिंग शो हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट उन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ रीडिंग देखना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ तक देखें आपके पास जो नीचे वाली लाइन है ये 0 है, 0 के बाद नीचे वाली लाइन जो है ये आधा मिलीमीटर है, उसके बाद यहाँ पे 1 मिलीमीटर, फिर आधा, फिर 1, फिर आधा, फिर 1। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे डिवीजन हैं उनके दरमियान आधा आधा मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक आधा मिलीमीटर, यहाँ तक 1 मिलीमीटर हो जाएगा, उसके बाद आधा मजीद आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1.5, उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3, 3.5 और उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे 5 मिलीमीटर। ठीक, ऊपर वाला 5 हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो मेन स्केल है इसके ऊपर जितनी भी डिवीजन्स हैं इन सब डिवीजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 mm है। ठीक है, आधा मिलीमीटर। हमने जब वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा था तो उसकी जो मेन स्केल थी उसके ऊपर जो डिवीजन्स थी उनके दरमियान डिस्टेंस 1 mm था, यहाँ पे उससे आधा डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे है उससे आधा। और उसके बाद आपके पास ये जो दूसरी स्केल है, ठीक है, ये वाली स्केल जो ऊपर से घूमती है इसको आप कहते हैं सर्कुलर स्केल। इसके ऊपर जो टोटल डिवीजन्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर, वो हमारे पास 50 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल व्हिच हैज 50 डिवीजन्स, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थिम्बल के ऊपर एक सर्कुलर स्केल होती है जो कि मेन स्केल के ऊपर घूमती है, उसके अंदर होती हैं 50 डिवीजन्स। याद रखना है जो आपकी मेन स्केल है उसके ऊपर हर डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 mm है, और उसके बाद आपकी जो सर्कुलर स्केल है जो घूमने वाली स्केल है उसके ऊपर जो डिवीजन है वो है आपके पास 50। सम इंस्ट्रूमेंट्स में है मेन स्केल मार्किंग ऑफ 1 mm, कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं या स्क्रू गेजेस कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनके अंदर जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 1 mm हो। यहाँ पे हमारे पास इस बुक के अंदर जो स्क्रू गेज लिखी हुई है उसके अंदर जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है आधा mm, 0.5 mm, लेकिन ऐसी भी स्क्रू गेजेस हो सकती हैं जहाँ पे रीडिंग आपके पास मेन स्केल के ऊपर हर डिवीजन के दरमियान 1 mm हो। तो फिर होगा क्या, एंड 100 डिवीजन ऑन द थिम्बल, और जो थिम्बल यानी कि जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर आपके पास होंगी 100 डिवीजन्स। आपने याद रखना है अगर आपके पास मेन स्केल के ऊपर हर डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस है आधा मिलीमीटर तो आपकी सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन होगी 50। अगर मेन स्केल के ऊपर डिस्टेंस है 1 mm तो आपकी जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर जो डिवीजन होंगी वो 100 होंगी। ठीक है, यानी कि पहले आपके पास डिस्टेंस था आधा, 0.5 mm आधा डिस्टेंस है ना, मेन स्केल के ऊपर अगर आधा डिस्टेंस है तो सर्कुलर स्केल के ऊपर भी आपके पास आधी डिवीजन होंगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस कर देंगे डबल मेन स्केल के ऊपर 0.5 mm को अगर आप डबल करें तो वो बनता है 1 mm। अगर डिस्टेंस आप कर देंगे मेन स्केल के ऊपर डबल तो आपके पास जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर डिवीजन भी डबल हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, When the thimble makes one complete turn, जब आपके पास थिम्बल एक पूरी कंप्लीट टर्न करता है, the spindle moves 0.5 mm, one scale division on the main scale which is called pitch of the screw gauge। अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्रू गेज की जो पिच है उसकी डेफिनेशन आ गई है। यहाँ से देखें स्टार्ट हो रही है इसकी डेफिनेशन और यहाँ तक आ रही है, इसको आपने जरा ध्यान से समझना है, बड़ी इजी है ये। When the thimble makes one complete turn, जब आप थिम्बल को एक कंप्लीट टर्न देते हैं, थिम्बल को कंप्लीट टर्न देने का देखें क्या मतलब है। ये आपके पास है थिम्बल, इसको अगर आप एक दफा पूरा घुमाते हैं ऐसे तो फिर होता ये है कि आपके पास ये जो डिवीजन्स यहाँ पे हैं मेन स्केल के ऊपर, तो ये जो आपके पास आपकी सर्कुलर स्केल है ये एक डिवीजन इधर शिफ्ट हो जाती है इस साइड के ऊपर। ठीक, एक दफा घुमाएंगे, देखिए पहले आपके पास ये जो सर्कुलर स्केल है ये यहाँ पे होनी चाहिए, जब आप एक बार इसको थिम्बल को घुमा देंगे तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगी, एक डिवीजन आगे आ जाएगी। जब दोबारा इसको आप एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगी, तीसरी बार कंप्लीट रोटेशन देने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि एक बार जब इसको आप कंप्लीटली घुमाएंगे तो फिर एक डिवीजन ये आगे शिफ्ट हो जाएगी मेन स्केल के ऊपर, या फिर मेन स्केल की एक रीडिंग जो है वो आगे हो जाएगी जब आप इसको एक दफा कंप्लीटली घुमाएंगे। जब एक दफा आप इसको कंप्लीटली घुमाते हैं तो आपको मेन स्केल की जो एक रीडिंग आगे मिलती है उस रीडिंग की देखें पैमाइश क्या है। आप जब यहाँ पे इसको स्टार्ट में रखे हुए हैं, जब आप एक दफा इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी,
तो एक दफ़ा घुमाने से देखें यहाँ पे आई है और यहाँ तक देखें डिस्टेंस कितना है, वो है 0.5 mm। तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा थिम्बल को घुमाने से आपको मेन स्केल की जो रीडिंग मिलती है वो है 0.5 mm। इसी चीज़ को आप कहते हैं स्क्रू गेज की पिच। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। जब आप सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट टर्न देते हैं, मेन स्केल के ऊपर जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको आप कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप एक बार थिम्बल को कंप्लीट टर्न देते हैं, द स्पिंडल मूव्स 0.5 mm, 1 स्केल डिवीजन। ठीक है, तो आपको जो स्पिंडल है ये वाला, ये 1 mm जो है इधर मूव हो जाता है। जब 1 mm इधर मूव होता है तो ये जो आपके पास यहाँ पे सर्कुलर स्केल है ये भी इधर ही मूव होनी है। नेक्स्ट देखें तो जो स्पिंडल है आपका वो 0.5 mm मूव करता है मेन स्केल के ऊपर, विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जिसको आप स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। थस इट्स लीस्ट काउंट इज, इसका जो लीस्ट काउंट है उसका फार्मूला यहाँ पे आ रहा है। देखें इसका जो लीस्ट काउंट है, इसके अंदर ये पिच का जो वर्ड है ये देख के आपने घबराना नहीं है। बात सेम वही है जो आपने वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के अंदर की थी। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया था कि हमने ये कहा था कि जो मेन स्केल है उसके ऊपर एक डिवीजन, उसको आपने डिवाइड करवा देना है जो वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन है। वहां पे वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन होती थी 10, तो आप 1 mm को 10 से जब डिवाइड करवाते थे तो आंसर आपके पास आता था 0.1 mm, जो कि उसका होता था लीस्ट काउंट। यहाँ पे भी आपने सेम वैसे ही करना है। जो आपके पास मेन स्केल है उसकी एक डिवीजन, उसको आपने डिवाइड करवा देना है सर्कुलर स्केल के ऊपर जितने डिवीजन हैं उनके साथ। मेन स्केल की एक डिवीजन जो है वो 0.5 mm, उसको हम पिच भी कह रहे हैं स्क्रू गेज भी। ठीक है, क्योंकि जब आप एक दफा उसको घुमाते हैं स्क्रू गेज को तो आपके पास जो स्पिंडल है वो एक डिवीजन आगे शिफ्ट होता है, तो यही पिच कहलाती है। और एक डिवीजन जो है उसकी यहाँ पे मेजरमेंट है 0.5 mm, तो पिच आपके पास है 0.5 mm। तो लीस्ट काउंट जो है वो फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पिच में स्क्रू गेज की यहाँ पे वो 0.5 mm है, क्योंकि यही दफा घुमाने से इतना आपको डिस्टेंस मिल रहा है। या फिर मेन स्केल की जो एक डिवीजन है, 2 डिवीजन है मेन स्केल के, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये है। उसके बाद सर्कुलर स्केल के ऊपर जो टोटल डिवीजन है वो 50, डिवाइड करवाएंगे तो 0.01 mm आ जाएगा। ये है आपके पास स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। अगर आपके पास दूसरी तरह से स्क्रू गेज आ जाए, जैसे कि ऊपर एक और केस दिया हुआ था कि अगर आपके पास जो पिच है स्क्रू गेज की वो अगर आपके पास 1 mm, ठीक है, पिच 1 mm कैसे होगी, उन्होंने ऊपर ये केस दिया है कि आपके पास ऐसी भी स्क्रू गेजेस होती हैं जहाँ पे मेन स्केल जो है उसके ऊपर जितनी भी मार्किंग्स है उनके दरमियान डिस्टेंस होता है 1 mm। तो इसका मतलब पिच इसकी 1 mm होगी, क्योंकि जब एक बार घुमाते हैं तो एक ही मार्किंग आप आगे शिफ्ट होते हैं, तो पिच यहाँ पे हो जाएगी 1 mm। और उसके बाद जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल के ऊपर जब 1 mm पिच होती है तो डिवीजन 100 हो जाती हैं। तो यहाँ पे फिर आप 1 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे 100 से, क्योंकि सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन जो होगी 100। तो यहाँ पे आपके पास जो लीस्ट काउंट आएगा वो सेम वही आएगा 0.1 mm। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर आपके पास जो डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर उनके दरमियान अगर डिस्टेंस आपके पास हो 0.5, तो क्योंकि सर्कुलर स्केल के ऊपर होगी 50 डिवीजन, तो इस वजह से आपके पास लीस्ट काउंट आएगा ये। अगर आपके पास मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन है उनके दरमियान डिस्टेंस हो जाए 1 mm, तो इसके रिजल्ट में जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर क्योंकि 100 डिवीजन हो जाएंगी तो फिर भी आपका लीस्ट काउंट सेम यही रहेगा। ठीक है, लीस्ट काउंट के ऊपर फर्क नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे लीस्ट काउंट का फार्मूला देख लिया कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमने ऐसे फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे द पार्ट्स ऑफ द स्क्रू गेज आर शोन इन फिगर 1.5, ये हमने पहले देख ली फिगर। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे पहले आपके पास है इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद उसकी रेंज कि कहाँ से कहाँ तक ये मेजरमेंट कर सकता है, उसके बाद है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। सबसे पहले देखें हमारे पास है मेजरिंग टेप। जो मेजरिंग टेप है 1 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर्स, 1 सेंटीमीटर से लेके बहुत सारे मीटर्स तक ये मेजरमेंट हमें दे सकती है। और मेजरिंग टेप का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो होता है 1 मिलीमीटर। उसके बाद होता है मीटर रूल। जो मीटर रूल है ये 1 mm से लेके 1 मीटर तक, यानी कि 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक हमें ये रीडिंग दे सकता है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है। उसके बाद हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास जो है ये 0.1 मिलीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक हमें रीडिंग दे सकता है। 0.1 मिलीमीटर इसलिए क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है, ये आगे उन्होंने लिख भी दिया है, लीस्ट काउंट से लेके आगे हमें मेजरमेंट दे सकता है। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जिसको हम अपने इस लेक्चर के अंदर देख रहे हैं। ये हमें रीडिंग दे सकती है 0.01 mm से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये छोटी रीडिंग्स के लिए, छोटी लेंथ्स के लिए इस्तेमाल होती है, और इसका ये लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। ये क्यों होता है, ये लीस्ट काउंट हमने देख लिया। इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का हमने फार्मूला भी देख लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने ये देखा
कि हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट आउट है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अब हमने ये देखना है कि हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर कैसे चेक करना है। हमने देख लिया पिछले लेक्चर के अंदर कि वर्नियर कैलिपर्स के अंदर हमने जीरो एरर कैसे देखना है, वही मेथड हमने अब यहाँ पे अप्लाई करना है। इसकी जो बनावट है उसमें थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन जीरो एरर कैलकुलेट करने का मेथड वही है। चेकिंग फॉर जीरो एरर, if the zero of the circular scale coincides with the horizontal line there is no zero error। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो जीरो है आपकी सर्कुलर स्केल की वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल मिल रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। आप ये जो स्क्रू गेज है बिल्कुल ठीक है मेजरमेंट लेने के लिए। यहाँ पर लिखा भी फिगर 1.6 पार्ट ए, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद if it is not exactly in front of the horizontal line of the main scale on joining the anvil and spindle, जब आप एनविल और स्पिंडल को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास एनविल और स्पिंडल है इनको जब आप आपस में मिला देते हैं, देखिए जब आप इनको आपस में मिलाते हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपस में ये मिल गए तो फिर रीडिंग आपको 0 शो होनी चाहिए। जब आप एनविल और स्पिंडल को आपस में मिलाते हैं और उसके बाद if it is not exactly in front of the horizontal line of the main scale, अगर ये मेन स्केल की जो horizontal line है ये वाली, इसके ये बिल्कुल अगर सामने नहीं है, then there is a zero error in the screw gauge, तो उसके बाद जो आपकी स्क्रू गेज है इसके अंदर जीरो एरर मौजूद है, ठीक है। फिगर 1.6b, ये जो आपके पास फिगर है इसके अंदर जीरो एरर है। if zero of the circular scale is below the horizontal line, अब यहाँ पे आपका जो जीरो है ये वाला वो इस horizontal line से नीचे है, ठीक है, बिलो है इससे, then it will measure slightly more than the actual thickness, तो उसके बाद जो एक्चुअल थिकनेस होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको आप एनविल और स्पिंडल के दरमियान रखेंगे उससे ये आपको ज्यादा मेजरमेंट करके देगा। एंड हेंस, तो इसलिए जीरो एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट, तो जो आप मेजरमेंट ऑब्जर्व करेंगे या एंड के ऊपर आप जो मेजरमेंट आंसर में लिखेंगे उसमें से आपने ये जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसको आपने करना होगा माइनस। अब देखिए आपने ये जीरो एरर माइनस क्यों करना है, यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है जो हमने वर्नियर कैलिपर्स के जीरो एरर के अंदर देखा था। अब देखें जब आप एनविल और स्पिंडल को मिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रीडिंग आपको मिलनी चाहिए जीरो, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद अगर जीरो आ रही है नीचे तो इसका देखें क्या मतलब है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब आपने स्क्रू गेज इस्तेमाल करनी होती है तो जब आप स्पिंडल को खोलते हैं इधर मूव करवाते हैं ऑब्जेक्ट रखने के लिए तो आप स्क्रू गेज को इधर नीचे वाली साइड के ऊपर घुमाते हैं। जब आप इसको नीचे वाली साइड के ऊपर घुमाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब है पीछे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर पहले से इसकी जीरो पड़ी हुई है नीचे तो मतलब इसका ये है कि पहले से वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जहाँ से आपको कोई ना कोई मेजरमेंट मिल रही है। जब यहाँ से आपको मेजरमेंट मिल रही है इसका मतलब ये कि पहले से ये कोई रीडिंग आपको पॉजिटिव रीडिंग शो करवा रही है कि पहले से कोई ना कोई मेजरमेंट या फिर कोई ना कोई लेंथ पहले से कवर हो रही है। तो जब आप इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे स्पिंडल और एंगल के दरमियान यहाँ पे, तो उसके बाद देखें आपकी ये जो सर्कुलर स्केल है ये यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने से यहाँ नीचे चलनी स्टार्ट नहीं होगी। आपने इसको घुमाना तो इधर नीचे ही है, ये चलना स्टार्ट होगी इस जीरो से, ठीक है, जीरो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे नीचे ये चलना स्टार्ट होगी। जब यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट होगी तो फिर ये वाला पोर्शन किधर जाएगा, ये तो ये आपकी जो रीडिंग है उसमें एडवांस पोर्शन शो कर देगी, उसमें इजाफा कर देगी आपकी असल रीडिंग में, क्योंकि इतना आपकी ओरिजिनल रीडिंग में हो जाएगा इजाफा। इसको आप करेंगे कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये जो जीरो एरर आया है इसको आप एंड के ऊपर अपनी जो मेजरमेंट होगी उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवांस मेजरमेंट मिल रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, फिगर 1.6 सी। अब देखें जो सी पार्ट है यहाँ पे आपके पास जो जीरो है आपकी सर्कुलर स्केल की वो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास मेन स्केल के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे ये ऊपर है, ठीक है, इससे ऊपर है। देन इट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल थिकनेस, तो इसीलिए ये क्या अब शो करेगी जब आप रीडिंग इससे लेंगे तो ये जो आपके पास एक्चुअल थिकनेस होगी उससे ये थोड़ा कम शो करेगी। हेंस, तो इसलिए द जीरो एरर विल बी एडेड टू द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट, तो इसलिए जो आपके पास ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट है उसके अंदर आप जीरो एरर जो है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो एरर कैलकुलेट करने का तरीका नहीं आया हुआ, अब क्योंकि यहाँ तरीका लिखा हुआ नहीं है बुक के स्कोप के अंदर, ये तरीका नहीं है इसका, तो फिर हम भी इसको स्किप कर रहे हैं, हम इसको नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। हमने अब ये देखना है कि स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके हमने किस तरह से मेजरमेंट करनी है। इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एनविल एंड स्पिंडल
अब फर्ज करें जब एक स्टील शीट को आप प्लेस करते हैं एनविल और स्पिंडल के दरमियान, ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टील की शीट है उसको आप रखते हैं, ठीक है, उसके बाद होगा क्या, द पोजीशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज शोन इन फिगर 1.7। तो ये जो आपके पास फिगर 1.7 है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल जो है उसकी पोजीशन दिखाई हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल है इसके ऊपर क्या रीडिंग है, और उसके बाद जो सर्कुलर स्केल है इसकी भी रीडिंग हम यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें मेजरमेंट लेने का तरीका बताया हुआ है 2 स्टेप्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास स्टेप ए है, रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव जस्ट बिफोर द थिम्बल। ये जो आपके पास थिम्बल है इससे बिल्कुल पहले स्लीव के ऊपर रीडिंग कौन सी है, ठीक है, या फिर मेन स्केल की कौन सी आपको रीडिंग नजर आ रही है, आपने वो मार्क कर लेनी है, वो आपने देख लेनी है। इट शोज 6.5 mm। अब ये आपको जो नजर आ रही है यहाँ पे रीडिंग वो 6.5 है। अब 6.5 कैसे है, इसको यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आधा mm, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5, 2, 2.5, उसके बाद 3 है, यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे आपके पास है 4, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे आपके पास है 5, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है 5.5, उसके बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपके पास है 6.5, क्योंकि 0.5 mm जो है वो डिस्टेंस होता है 2 डिवीजन के दरमियान। यहाँ पे ये जो आपके पास रीडिंग आपको नजर आ रही है, फिर जो डिवीजन नजर आ रही है ये असल में है 6.5 mm। तो आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो असल में है 6.5 mm। आपने यही देखना होता है जब आप इसको घुमाते हैं थिम्बल को, तो यहाँ से आपको जो भी रीडिंग नजर आती है मेन स्केल की वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग होती है, ठीक है। अब ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग है। अब ये आपकी कंप्लीट मेजरमेंट नहीं है, इसे एक आगे स्टेप और भी मौजूद है जिसके अंदर आप जो सर्कुलर स्केल है इसकी रीडिंग देखेंगे। अब ये तो आपके पास है मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, जो कि 6.5 mm। उसके बाद आपने सर्कुलर स्केल को देखना है। रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग व्हिच इज इन लाइन विद द मेन स्केल। अब यहाँ पे आपने सर्कुलर स्केल की वो रीडिंग देखनी है जो कि मेन स्केल के साथ इन लाइन है, ठीक है। अब कौन सी देखें इन लाइन है मेन स्केल के साथ, वो 25। आपने इसको नीचे की तरफ घुमाया है, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। नीचे जब आपने घुमाया तो 25 जो है वो डिवीजन आपकी जो मेन स्केल है, फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ इन लाइन है। अगर 25 यहाँ पे नीचे होता, ये अगर डिवीजन इसके साथ इन लाइन होती तो फिर 26 होता, अगर ये इन लाइन होती तो फिर होता 27, क्योंकि 25 वाली डिवीजन इन लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग हमारे पास आ गई 25। अब जो मेन स्केल है हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास रीडिंग आ चुकी है 6.5 है, और जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग हमारे पास आ चुकी है वो 25 है। तो जो 25 है इसको आपने सिंपली इसके अंदर ऐड नहीं करना है, इसके साथ आपने सेम वही काम करना है जो आपने वर्नियर कैलिपर्स की वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ किया। आपने जब मेन स्केल की रीडिंग ली थी वर्नियर कैलिपर्स के अंदर तो उसको आपने ऐसे लिखा था जैसे हमने इसको लिखा है यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग को, और जो आपने वहाँ पे वर्नियर स्केल की रीडिंग ली थी उसको आपने मल्टीप्लाई करवाया था लीस्ट काउंट के साथ। यहाँ पे हमें वही करना है, जो आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग ली है 25, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है माइक्रोमीटर रीडिंग के लीस्ट काउंट के साथ जो कि 0.01। उसके बाद आपने दोनों को करना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 6.5, और उसके बाद ये हमारे पास जब 0.01 के साथ 25 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.25। इन दोनों को जब आप ऐड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो हो जाएगा 6.75, ठीक है जी, mm। ये है आपके पास आपकी रीडिंग का आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो दिस शोज 25। जो आपके पास सर्कुलर स्केल है वो आपको 25 रीडिंग मिल रही है हेंस, तो इसलिए आप थिकनेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। थिकनेस बराबर है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। यही फार्मूला है आपके पास वर्नियर कैलिपर्स के लिए, यही फार्मूला है आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए। वर्नियर कैलिपर्स के अंदर आपने सेम यही किया था, मेन स्केल की रीडिंग एज इट इज प्लस जो वर्नियर स्केल की रीडिंग थी वो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था लीस्ट काउंट को, एंड के ऊपर दोनों को ऐड किया था दोनों आंसर से, तो आपके पास आंसर आया था फाइनल रीडिंग का वर्नियर कैलिपर्स के लिए। यहाँ पे आपने काम वही करना है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि मेन स्केल की जगह यहाँ पे सर्कुलर स्केल है, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग, उसके बाद लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करवाना साथ, और यहाँ पे देखें आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखी 25, उसके साथ लीस्ट काउंट 0.01 mm आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया तो 6.75 mm आपके पास एंड के ऊपर जो थिकनेस है वो आ गई है। तो देखें यहाँ पे जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखें अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, इस तरह से आपके पास एक डायग्राम बनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, और आपसे पूछा गया कि आप डायग्राम को देख के मेजरमेंट करके बताएं। तो देखिए सबसे पहले आपने जो काम करना होगा वो आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है इसकी फिक्स फाइंड करनी होगी, ठीक है।
पिच का मतलब ये कि यहाँ पे मेन स्केल पे जो डिवीजन है कितना डिस्टेंस है 0.5 mm है। और उसके बाद देखिए आपने फाइंड करना होगा इसका लीस्ट काउंट के लिए पिच 0.5 mm और जो आपकी सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर जो डिवीजन है 50, उससे आपने पिच को करवा देना डिवाइड, तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 mm। लीस्ट काउंट आ गया आपके पास। जब लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा उसके बाद आपने रीडिंग्स देखनी है, उससे पहले रीडिंग्स नहीं देखनी। लीस्ट काउंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपने लीस्ट काउंट पुट करना होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट आपके पास होगा तो तभी आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको पता चल जाए तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले फाइंड करके दिखा दें तो फिर सवाल के अंदर जो इंप्रेशन है वो काफी अच्छा पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मेजरमेंट है माइक्रोमीटर स्क्रीन गेज की वो कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद देखिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको हम देख लेते हैं पहले। एक्टिविटी हमारे पास 1.3, द टीचर शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी बाय मेकिंग ग्रुप्स। अब टीचर को एक ग्रुप्स बनाने चाहिए एंड आस्क देम टू फाइंड द थिकनेस ऑफ 100 शीट्स ऑफ ए टेक्स्ट बुक। एक जो टेक्स्ट बुक है उसकी 100 शीट्स हैं, उसके 100 पेजेस हैं, उनकी थिकनेस फाइंड करें बच्चे यूजिंग ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए। डिवाइडिंग दिस थिकनेस बाय 100। अब जो 100 शीट्स हैं इनकी जो थिकनेस फाइंड होगी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की हेल्प से उसको 100 से फिर डिवाइड करवाना है। एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ 1 शीट, उसके बाद जो एक शीट है उसकी आप थिकनेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्टिविटी है, द टीचर शुड हेल्प ईच ग्रुप टू मेक अ पेपर स्केल। एक पेपर स्केल जो है वो बनाने में हेल्प करे टीचर, हैविंग लीस्ट काउंट 0.2 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पेपर स्केल का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक पेपर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके साथ आप एक स्केल रख दें, स्केल रख के 0.2 सेंटीमीटर के ऊपर एक निशान लगा लें, अगला निशान इतने डिस्टेंस पे, अगर आप इतने डिस्टेंस पे, अगला इतने डिस्टेंस पे। ये जो आपके पास पेपर स्केल बनेगा इसका लीस्ट काउंट होगा 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा आपने बनाना है 0.5 सेंटीमीटर का। इसी स्केल से देख के इसके साथ आप यहाँ पे 0.5 के ऊपर एक लाइन लगा दें, अगली लाइन आप 0.5 के एक और डिस्टेंस के ऊपर यानी 1 सेंटीमीटर के ऊपर, उससे 1.5 के ऊपर इस तरह से लगा के पेपर स्केल बना सकते हैं। आप ये खुद भी बना सकते हैं, घर के ऊपर पेपर स्केल बना सकते हैं, काफी इजी बनाना। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे और लिखा हुआ, इसको देख लें। For your information, the most precise balance is the digital electronic balance. It can measure mass of the order of 0.1 मिलीग्राम, ठीक है। 0.1 मिलीग्राम तक भी ये मैथ को मेजर कर सकता है। अब देखें ये इसका पार्ट नहीं है, ये आगे हमारे पास जो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिजिकल बैलेंस वगैरह, ये उस टॉपिक का हमारे पास पार्ट है। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है फिजिकल बैलेंस वाला और मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला, इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को वर्नियर कैलिपर्स के साथ रिलेट करके पढ़ा है, क्योंकि जब आप इन दोनों को एट द सेम टाइम पढ़ते हैं तो आपके पास जो कंसेप्ट है काफी क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इससे मेजरमेंट लेने का तरीका जो सेम टू सेम वही है जो कि वर्नियर कैलिपर्स के अंदर हमने देखा था। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे जो स्केल होती है वर्नियर स्केल या फिर दूसरी जो स्केल होती है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करती है, उसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्केल होती है ये मेन स्केल के ऊपर घूमती है, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।